जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक इंसान अस्पताल के बिस्तर पे लेटा है, उसके शरीर पर कई सारे मेडिकल मॉनिटर लगे हुए हैं, उसका इलाज चल रहा है। हाँ, और जाहिर है कि वो पहले से ही काफी कमजोर और दर्दनाक स्थिति में है। बिल्कुल, लेकिन जब उस इंसान की नजर अपने हाथों पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी कलाइयों को लोहे की भारी जंजीरों से अस्पताल के उसी बिस्तर के साथ कसकर बांधा गया है। बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म या पुराने जमाने की कालकोठरी जैसा लगता है ना? कोई भी यही सोचेगा। और मजे की बात तो ये है कि ये जंजीरें किसी और ने नहीं बल्कि खुद पुलिस ने लगाई हैं। सुनकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एकदम सच है। और ठीक ऐसा ही हुआ था 2025 के एक बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट केस में। जी, विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का मामला। सही कहा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव यानी गहन विश्लेषण का आधार इसी मामले का वो अदालती जजमेंट है। और ये जजमेंट बहुत कुछ साफ कर देता है। एकदम। आज हमारा मिशन ये समझना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) सिर्फ कानून की किसी मोटी किताब में छिपा हुआ कोई तकनीकी नियम नहीं है जी, बल्कि ये कैसे किसी भी इंसान की आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है, हम आज यही देखने वाले हैं। बिल्कुल। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे महज एक प्रक्रिया का पालन न करने से पुलिस की पूरी कार्रवाई ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ में एक ही बात है, कानूनी प्रक्रिया या जिसे हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं। ड्यू प्रोसेस। जी, ये मामला इस बात की बिल्कुल स्पष्ट लकीर खींचता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की पुलिस शक्तियों की सीमा आखिर है कहां तक, और एक नागरिक के मौलिक अधिकार कहां से अपनी पूरी ताकत के साथ शुरू होते हैं। सही बात है। विहान कुमार का मामला कोई साधारण विवाद नहीं था, ये उस बात की कसौटी था कि सिस्टम अपने ही बनाए नियमों का कितना सम्मान करता है। अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो इस कहानी की शुरुआत काफी गंभीर आरोपों से होती है। विहान कुमार पर आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप थे। और ये ऐसे अपराध हैं जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। मतलब आरोप तो वाकई बहुत संगीन थे। एकदम संगीन थे। लेकिन कहानी में जो पहला पेच फंसा वो था गिरफ्तारी के समय को लेकर। अपीलकर्ता यानी विहान का दावा था कि उसे 10 जून 2024 की सुबह 10:30 बजे उसके दफ्तर से उठाया गया। और अगर ऐसा था तो अगले दिन दोपहर 3:30 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, मतलब वो 24 घंटे की कानूनी समय सीमा का सीधा उल्लंघन था। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ राज्य यानी पुलिस का तर्क बिल्कुल अलग था। पुलिस तो यही कहेगी ना कि हमने नियम नहीं तोड़ा। हाँ, उनका कहना था कि असल में गिरफ्तारी उसी दिन शाम 6 बजे हुई थी, इसलिए 24 घंटे वाले नियम का कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं। देखिए, अदालतों में समय को लेकर इस तरह के विवाद बहुत आम हैं, लेकिन इस केस में समय के इस विवाद को किनारे कर देने वाली एक और घटना घटी। वही घटना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जी हाँ, वही अस्पताल वाला दृश्य। रोहतक के PGIMS अस्पताल में विहान कुमार के साथ जो हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो जंजीरों और हथकड़ी वाला वाकया, मतलब जब पुलिस किसी बीमार इंसान को इस तरह हथकड़ी और जंजीरों से बांधती है तो ये तो बुनियादी मानवाधिकारों का बहुत ही गंभीर उल्लंघन लगता है। बिल्कुल है। तो जब ये तस्वीर अदालत के सामने पहुंची तो जज इस शारीरिक क्रूरता को देखकर किस नतीजे पर पहुंचे? मतलब पुलिस ने इसे सही कैसे ठहराया? सच कहूं तो पुलिस इसे सही ठहरा ही नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर बेहद सख्त था। अच्छा। हाँ, अदालत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अदालत में बकायदा एक हलफनामा दायर किया। मतलब एक एफिडेविट? जी, एफिडेविट देकर इस बात को स्वीकार किया कि जब विहान को उनके अस्पताल में भर्ती किया गया था तब वो हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओह, तो ये तो एक तरह से आधिकारिक पुष्टि हो गई कि क्रूरता हुई थी। एकदम। और अदालत के इस दबाव का असर ये हुआ कि गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को तुरंत जांच के आदेश देने पड़े। विहान को अस्पताल ले जाने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तो चलिए, प्रशासनिक स्तर पर तो उस क्रूरता की सजा मिल गई, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन स्रोत सामग्री को गहराई से पढ़ने पर मैं सोच रही थी कि ये शारीरिक क्रूरता तो केवल सतह पर दिखाई देने वाली एक खामी थी। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। कानूनी तौर पर इस केस की सबसे बड़ी लड़ाई उस लोहे की जंजीर को लेकर नहीं थी, बल्कि एक दूसरी अदृश्य जंजीर को लेकर लड़ी जा रही थी। एक ऐसी खामी जो इंसान की आजादी को बिना कारण बताए छीन लेने से जुड़ी थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
अस्पताल की वो जंजीर आंखों को दिखाई दे रही थी, इसलिए उस पर तुरंत कार्रवाई हो गई। लेकिन इस मामले के केंद्र में जो असली कानूनी लड़ाई थी वो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन को लेकर थी। यानी गिरफ्तारी के आधार। जी, ये लड़ाई इस बात पर थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए बिना उसकी आजादी कैसे छीनी जा सकती है। तो चलिए सीधे अदालत के भीतर चलते हैं जहां ये बहस हो रही थी। स्रोत सामग्री बताती है कि अपीलकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। हाँ, और उनका मुख्य तर्क यही था कि विहान कुमार को उसकी गिरफ्तारी के आधार बताए ही नहीं गए, जो कि सीआरपीसी की धारा 50 और अनुच्छेद 22(1) का सीधा उल्लंघन है। इसके जवाब में राज्य के वकील बसंत आर की दलीलें काफी तकनीकी थीं। राज्य की दलीलें हमेशा तकनीकी ही होती हैं बचाव करने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो में अपराध का विवरण था और विहान की पत्नी को भी सूचना दे दी गई थी। लेकिन पुलिस के बचाव का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा वो था उनकी केस डायरी वाला तर्क। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पुलिस अपनी ही केस डायरी का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रही थी। वो कैसे? उन्होंने अदालत में कहा कि देखिए, 10 जून की शाम 6:10 की हमारी केस डायरी में एक एंट्री है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरोपी को कारण बता दिए गए थे। एक मिनट, केस डायरी, ये तो पूरी तरह से पुलिस के कब्जे वाला दस्तावेज है ना? बिल्कुल, ये पुलिस जांच का वो रोजमर्रा का दस्तावेज है जिस तक आरोपी की कोई पहुंच ही नहीं होती। मुझे इसे एक एनालॉजी से समझने दीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी अपने कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल दे, ठीक है, और उसे कोई टर्मिनेशन लेटर ना दिए, और जब वो कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी का कारण पूछे तो कंपनी का एचआर कहे कि हमने लिख लिया है। हाँ, एचआर कहे ओ हमने कारण अपनी उस पर्सनल डायरी में लिख लिया है जो हमारे डेस्क के दराज में बंद है, इसलिए कानूनी तौर पर हमने आपको कारण बता दिया है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब क्या एक नागरिक के मौलिक अधिकार को पुलिस के एक ऐसे आंतरिक दस्तावेज की एंट्री से पूरा किया जा सकता है जैसे वो नागरिक देख तक नहीं सकता? ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। केस डायरी सिर्फ पुलिस का अपना रिकॉर्ड है। मौलिक अधिकारों का पालन इस तरह से हवा-हवाई या एक तरफा तरीके से नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यही स्टैंड लिया ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का अधिकार एक नागरिक का अधिकार है, न कि राज्य के रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई सुविधा। सही बात है। पुलिस अपनी डायरी में कुछ भी लिख ले, वो आरोपी को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। और इसी बात को और मजबूत करने के लिए अदालत ने पंकज बंसल केस की मिसाल सामने रखी। जी, पंकज बंसल केस इस मामले में एक लैंडमार्क है। स्रोत सामग्री के अनुसार पंकज बंसल मामले ने ये स्थापित कर दिया था कि गिरफ्तारी के आधार केवल मौखिक रूप से यानी बोलकर नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से लिखित में दिए जाने चाहिए। इन राइटिंग होना बहुत जरूरी है। मुझे इस लिखित वाले नियम के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना है। पुलिस का तर्क था कि उन्होंने बोलकर कारण बता दिए थे, तो अदालत इस मौखिक सूचना को आजादी छीनने जैसे गंभीर मामले में पर्याप्त क्यों नहीं मानती? देखिए, इसके पीछे बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण है। जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस अचानक गिरफ्तार करने आती है तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? जाहिर है वो इंसान घबराहट में होगा, डर और सदमे में होगा। पुलिस को दरवाजे पर देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, उसके शरीर में एड्रेनलिन का स्तर बहुत ज्यादा होता है। उस दहशत की स्थिति में अगर कोई पुलिस अधिकारी तेज आवाज में 5 अलग-अलग कानूनी धाराएं और उनके उपखंड बोलकर बता भी दे तो उसे याद नहीं रहेगा। एकदम सही, वो व्यक्ति 10 मिनट बाद उनमें से एक भी बात ठीक से याद नहीं रख पाएगा। ये तो बहुत तार्किक बात है। जब वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचेगा और अपने वकील से मिलेगा तो वो उसे क्या बताएगा? कुछ भी नहीं बता पाएगा। हाँ, वो जमानत के लिए जज के सामने क्या दलील देगा जब उसे खुद ही यकीन के साथ नहीं पता कि पुलिस ने असल में उसे किस आरोप में पकड़ा है? ऐसे में लिखित कारण होना बहुत जरूरी है। जी, मैं तो इसे एक तरह से आजादी की रसीद की तरह देखती हूँ। जैसे कोई दुकानदार बिना पक्के बिल के सामान नहीं बेच सकता, उसी तरह राज्य बिना एक पुख्ता लिखित और स्पष्ट रसीद दिए आपकी आजादी नहीं छीन सकता। आजादी की रसीद, ये उदाहरण इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के असली अर्थ को बहुत आसानी से समझा देता है। और बिना इस लिखित दस्तावेज के ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ उसने कहा मैंने कहा वाली बहस बन जाएगी। बिल्कुल, बस वर्ड अगेंस्ट वर्ड की एक बेनतीजा बहस बनकर रह जाती है। पुलिस अदालत में कहेगी कि हमने कारण बोलकर बताए थे और आरोपी कहेगा मुझे कुछ नहीं बताया गया। इस विवाद को खत्म करने का एकमात्र तरीका वो कागज का टुकड़ा है जिस पर स्पष्ट कारण लिखे हों और जो आरोपी को सौंपा जाए। एकदम सही।
अच्छा, यहाँ भाषा का जो पहलू है वो इस पूरी प्रक्रिया को और भी दिलचस्प बना देता है। स्रोत सामग्री में एक और अहम केस का जिक्र है, लल्लू भाई जोगी भाई पटेल का मामला। हाँ, लल्लू भाई केस। इसमें भाषा की अहमियत पर जोर दिया गया था। जी, इसमें अदालत ने इस बात पर गहराई से विचार किया कि सूचना लिखित तो होनी चाहिए, लेकिन वो किस भाषा में होनी चाहिए। इस केस ने संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की व्याख्या की, और वो शब्द है सूचित करना या कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना। अदालत ने माना कि कम्युनिकेशन केवल एक कागज थमा देने की कोई यांत्रिक औपचारिकता नहीं है या कोई खाना पूर्ति नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर कोई कागज दिया जा रहा है तो उसका अर्थ आरोपी के दिमाग तक पहुंचना चाहिए, उसे पल्ले पढ़ना चाहिए कि कागज में लिखा क्या है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर दिल्ली पुलिस केरल के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो केवल मलयालम समझता है, ठीक है, और पुलिस उसे अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया हुआ 5 पन्नों का अरेस्ट मेमो थमा दे, तो कानूनी रूप से वो कागज रद्दी के बराबर है। बिल्कुल रद्दी के बराबर है, क्योंकि पुलिस ने उसे कागज तो दे दिया, लेकिन जानकारी कम्युनिकेट नहीं हुई। यही लल्लू भाई केस का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। जानकारी उसी भाषा में दी जानी चाहिए जिसे आरोपी समझता हो। सही बात है। अगर आरोपी उस लिखित कारण को पढ़कर समझ ही नहीं पा रहा है तो उस कागज के होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कानून प्रक्रिया पूरी करने का दिखावा नहीं चाहता, वो उस प्रक्रिया के अर्थपूर्ण होने की मांग करता है। तो अगर पुलिस ये अर्थपूर्ण प्रक्रिया पूरी नहीं करती, यानी या तो वो लिखित कारण नहीं देती या ऐसी भाषा में देती है जो आरोपी नहीं समझता, तो इसका कानूनी नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है पुलिस के लिए। स्रोत सामग्री में प्रबीर पुरकायस केस के जरिए इसका जवाब दिया गया है, और ये नतीजा छोटा मोटा नहीं है, ये पूरी की पूरी पुलिस जांच को पलट कर रख देता है। जी हाँ, प्रबीर पुरकायस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का ये नियम इतना पवित्र है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। सिर्फ अवैध नहीं, वो गिरफ्तारी शुरुआत से ही अवैध मानी जाएगी, जिसे कानून की भाषा में इल्लीगल एब इनिशियो कहते हैं। बाप रे! और अगर गिरफ्तारी ही अवैध है तो उसके बाद पुलिस जो रिमांड मांगती है, यानी पूछताछ के लिए कस्टडी की अनुमति, हाँ, जो अनुमति मजिस्ट्रेट से ली जाती है, क्या वो रिमांड भी अपने आप अवैध हो जाती है? बिल्कुल। कहा कि भले ही पुलिस ने गिरफ्तारी के महीनों बाद अपनी जांच पूरी कर ली हो और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी हो, हाँ, भले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया हो, फिर भी वो बाद की चार्जशीट उस शुरुआत में की गई गैर संवैधानिक गलती को ठीक नहीं कर सकती। एक अवैध गिरफ्तारी हमेशा अवैध ही रहेगी। ये तो सिस्टम के भीतर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है। अब इस पूरी कानूनी बहस को थोड़ा व्यापक संदर्भ में रख के देखते हैं। जी बिल्कुल। ये मामला तो धोखाधड़ी का था, लेकिन अक्सर आम लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर पुलिस थाने में किसी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो गई है तो पुलिस तुरंत हथकड़ी लेकर पहुंच जाएगी। हाँ, लोगों को लगता है कि बस पुलिस को पूरी छूट मिल गई है कि वो जाकर तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। अगर हम इसे पुलिस की शक्तियों और उसकी सीमाओं के व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें CRPC की धारा 41 को समझना होगा, जो अब नए आपराधिक कानून BNSS की धारा 35 बन चुकी है। जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये वो नया कानून है जिसने पुरानी CRPC की जगह ली है और ये आपराधिक मामलों की पूरी प्रक्रिया तय करता है। तो इसमें गिरफ्तारी को लेकर क्या नियम है? इस धारा के तहत केवल एक FIR दर्ज हो जाना गिरफ्तारी का फ्री पास नहीं है। इसमें 2 बहुत ही अहम कानूनी शर्तें जोड़ी गई हैं। पहली शर्त तो शायद विश्वसनीय जानकारी है। एकदम सही। और दूसरी है पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण या रीजन टू बिलीव होना। मुझे ये समझना है कि असली कोर्टरूम में जज इन शब्दों को कैसे देखते हैं। मतलब पुलिस का ये कहना कि हमें शक था और ये कहना कि हमारे पास विश्वास करने का कारण था, इन दोनों बातों के बीच जज कैसे फर्क करते हैं? ये कानूनी दुनिया का एक बहुत ही बारीक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फर्क है। उचित संदेह या शक होना एक बहुत ही शुरुआती चीज है। जैसे कोई गुमनाम टिप मिल गई हो। बिल्कुल। हो सकता है किसी ने गुमनाम शिकायत कर दी हो या अपराध के समय कोई व्यक्ति बस उस इलाके में मौजूद हो। इससे संदेह पैदा होता है, लेकिन 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में केवल संदेह के आधार पर आप किसी को उठा नहीं सकते। तो विश्वास करने का कारण साबित करने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ता है? इसके लिए पुलिस अधिकारी को अदालत के सामने कुछ ठोस और ऑब्जेक्टिव साक्ष्य पेश करने पड़ते हैं। हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मेरे तजुर्बे ने कहा कि ये आदमी दोषी है। तो उसे क्या दिखाना होगा? उसे जज को बताना होगा कि देखिए जज साहब,
हमारे पास ये ईमेल ट्रेल्स हैं, या हमारे पास 2 चश्मदीद गवाहों के बयान हैं, या ये बैंक के रिकॉर्ड्स हैं जो सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। मतलब विश्वास करने का कारण हवा में नहीं बन सकता, उसे सबूतों की जमीन पर खड़ा होना ही पड़ता है। एकदम सटीक बात कही आपने। और जहां तक मैंने स्रोत सामग्री को समझा है, बात यहीं खत्म नहीं होती। भले ही पुलिस के पास विश्वास करने का कारण हो, फिर भी वो सीधे हथकड़ी नहीं लगा सकती। जी नहीं। उसे ये भी लिखित में साबित करना होता है कि आखिर ये गिरफ्तारी अभी करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता सिद्ध करनी पड़ती है। आवश्यकता जैसे कि कोई भाग न जाए। हाँ, क्या वो व्यक्ति सबूतों को मिटा सकता है? क्या वो गवाहों को डरा धमका सकता है? या क्या उसके देश छोड़ के भाग जाने का खतरा है? और अगर ये सब खतरे ना हो तो? अगर इनमें से कोई भी खतरा मौजूद नहीं है और व्यक्ति जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, तो केवल गंभीर आरोप होने के बावजूद पुलिस उसे आजादी से वंचित नहीं कर सकती। उन्हें हर कदम पर अपने फैसले को लिखित कारणों से सही ठहराना ही होगा। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पूरे गहन विश्लेषण से एक बात जो सबसे स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, वो ये है कि मौलिक अधिकार कोई मजाक नहीं है। एकदम हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कोई सुझाव या महज औपचारिकताएं नहीं है जिन्हें पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार अपनाए या छोड़ दें। ये बहुत ही सख्त और अपरिवर्तनीय नियम है। जी। राज्य किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति की आजादी छीनते समय उसे स्पष्ट, लिखित और समझ में आने वाली भाषा में कारण बताने की अपनी जिम्मेदारी से बच ही नहीं सकता। न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा इसी सिद्धांत पर टिका है कि प्रक्रिया ही अपने आप में न्याय का एक अहम हिस्सा है। सही बात है। जब राज्य इन प्रक्रियाओं को शॉर्टकट समझकर नजरअंदाज करने लगता है, तो वो केवल एक नियम नहीं तोड़ता, बल्कि वो उस पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम की नींव कमजोर कर रहा होता है जो नागरिकों के अधिकारों पर खड़ी है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इस केस के तकनीकी पहलुओं से बाहर निकलकर देखें तो यहाँ एक बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छूट जाता है। कैसा सवाल? आज हमने देखा कि केवल एक लिखित पर्चा ना देने की प्रक्रियात्मक गलती किसी भी बेहद गंभीर आरोप वाले मामले में पूरी की पूरी पुलिस जांच और गिरफ्तारी को पलक झपकते ही अवैध बना सकती है। जी बिल्कुल बना सकती है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या कानून का ये बेहद सख्त रवैया निर्दोष लोगों को राज्य की मनमानी और पुलिस के गलत इस्तेमाल से बचाने का सबसे अचूक और जरूरी हथियार है? ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये कि क्या प्रक्रियाओं का ये कठोर जाल कभी कभी सिस्टम की किसी छोटी सी क्लेरिकल गलती या प्रशासनिक चूक की वजह से गंभीर अपराध करने वालों के लिए कानून के फंदे से बाहर निकलने का एक आसान रास्ता भी तैयार कर देता है? ये तो वाकई एक दुविधा है। दोनों ही बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसी लगती हैं। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।